नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आपका फिजिक्स का पेपर 26 को है, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं चुन चुन कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। Which of the following force is not fundamental force in nature? ठीक है, कौन जो है, देखिए हिंदी से भी दिया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन मूलभूत बल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से बल मूलभूत है। तो सबसे पहले क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। लेकिन क्या इनमें से कौन नहीं है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर यानी 4, आंसर क्या होगा 4। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा रिलेशन जो है सही है। ठीक है, E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ये। तो देखिए आइंस्टाइन का मास एनर्जी जो रिलेशन है वो क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर। इसी थ्योरी से, ठीक है, परमाणु बम मास को परिवर्तन करके, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने आगे जाकर के क्या किया, इसको तोड़ा। यानी हम लोग जानते हैं कि जो मास है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में द्रव्यमान को चेंज किया आइंस्टाइन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में, और परमाणु बम इसी पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा एम सी स्क्वायर, आंसर क्या होगा 2 नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, कि लाइट ईयर, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि लाइट ईयर इज द यूनिट, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है, देखिए हिंदी से भी दिया है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश वर्ष है क्या, किसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो निर्वात में, ठीक है, किसमें, निर्वात में प्रकाश के द्वारा, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब ये प्रकाश वर्ष है क्या, जैसे एक छोटा सा दूरी को मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा अगर डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो मीटर का यूज करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा डिस्टेंस का अगर करना है तो किलोमीटर करते हैं। ऐसे ही जैसे खगोलीय पिंड यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जैसे दूरी है, तो इनको इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ना तो मीटर, ना तो स्केल, ना तो किलोमीटर, इसको करने के लिए क्या किया जाता है, या तो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष जो होता है इसका है, तो दूरी का डिस्टेंस का। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस, सबसे बड़ा जो होता है डिस्टेंस, तो क्या है, तो वो आपका क्या आ जाएगा प्रकाश वर्ष। और क्या आ जाएगा खगोलीय मात्रक। एक क्या होता है, पढ़े होंगे हम लोग पार्सेक। तो आंसर क्या होगा, या तो इसमें पार्सेक, या तो इसमें आपका जाकर के क्या होगा पार्सेक होगा, या तो प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, तो दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो क्या है, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो आप बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष या पार्सेक है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, सिर्फ दिया है प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो हाँ है, किसका, तो दूरी का। चलिए ये तो समझ में आ गया है कि दूरी का है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि दूरी का जो
दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है कि प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या होता है तो क्या होता है पारसेक होता है। तो एक होता है पारसेक और एक होता है प्रकाश वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है, यानी ट्विस्ट भी कर सकता है। आज क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो आप बोल सकते हैं दूरी का, ठीक है। उसी तरह से पारसेक भी है, तो क्वेश्चन अगर चेंज करके देगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं क्या प्रकाश वर्ष या पारसेक। अगर ऑप्शन दोनों होगा तो आंसर दोनों में देखना कि क्या है। मान लो किसी में दे दिया कि दूरी का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष, फिर सेकंड में दे दिया पारसेक, फिर दे दिया दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा दोनों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है इनका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, AMU 1 AMU का जो वैल्यू है वो है क्या, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है तो 1.66 इंटू 10⁻27 होता है। तो इसका 4 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस भौतिक राशि का न तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। इनमें से कौन है जिसका ना तो मात्रक होता है ना तो बीमा होता है। देखिए बेग का होता है, कौन का भी होता है रेडियन, भले इसका डायमेंशन नहीं होता है, ऊर्जा इसका भी होता है, तो किसका नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व। और एक चीज किसका होता है, ठीक है, तो एप्सिलॉन आर, याद रखिएगा किसका होता है एप्सिलॉन आर। सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसका ना तो ऐसा मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन, द वर्क डन, द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कहता है बेग समय। तो बेग समय जो ग्राफ बनता है, ठीक है, बेग समय जो ग्राफ बन रहा है, टाइम और वेलोसिटी जो ग्राफ बन रहा है वो किनको बताता है, क्या दर्शाता है, तो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, किसको बताता है तो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। एक साइड टाइम है, एक साइड वेलोसिटी है, तो क्या बताता है तो वेलोसिटी जो होता है VT जो ग्राफ है, जो VT ग्राफ बनता है वो किसको बताता है डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से बनाइए। सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या बता रहे हैं इसमें। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी कण की चाल के समीकरण को x = AT + BT² के द्वारा बताया गया है, जहां a = 15 सेंटीमीटर इनवर्स एवं b = इतना है, इसका तात्क्षणिक वेग इतना है। तो इसका तात्क्षणिक वेग अगर है तो चाल के समीकरण दिया है। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, किस टाइप से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि x = AT + BT² के द्वारा बताया गया है, जहाँ इसका वैल्यू दिया है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि x जो है इक्वल टू क्या है फार्मूला, तो AT, ठीक है, प्लस क्या है BT का, ठीक है, स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए ये x क्या है, तो x डिस्टेंस से दूरी है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो ये आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो v = क्या होता है तो dx/ क्या होता है dt होता है, हो गया। अब यहाँ क्या है dy क्या है dt है, और देखिए x का वैल्यू क्या है AT प्लस क्या है BT का स्क्वायर है, हो गया। अब यहाँ देखिए a कांस्टेंट में बाहर आया और dt बाय क्या हो जाएगा dt, और यहाँ क्या हो जाएगा b बाहर आएगा तो d/dt हो जाएगा, और यहाँ t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए आगे, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे क्या है। देखिए इस पर क्या हो जाएगा, ए अगर बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आ गया, ये खत्म हो गया तो क्या बचा बी। और यहाँ क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा 2t 2 - 1 तो खत्म हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है खोजिए हम। तो ए का जो वैल्यू है वहाँ पर देखिए दिया है, ए का मान कितना है, ए का मान 15 है और बी का मान 3 है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 15, तो ए का मान जो होता है वो कितना है 15। अब बी का मान क्या 3, यहाँ 2, और टाइम कितना दिया है उसको भी देख सकते हैं। टाइम जो वो क्या है, टाइम है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ टाइम कितना है, तो टाइम आप लगाइएगा यहाँ कितना है टाइम, तो टाइम है यहाँ क्या 3। अब इसको देखिए ध्यान से 15, अब यहाँ क्या है 3 6 हो गया 18, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33। ठीक है, आंसर देखिए किसमें 33, ठीक है सेंटीमीटर, ठीक है सेकंड का इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा किसमें है, देखिए ठीक है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है देखिए 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर में ऑप्शन में क्या है 1 नंबर में ये आंसर होगा। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन 2025 में भी देखे, 2024 में, 2023 में, ठीक है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और इस टाइप से अगर क्वेश्चन देता है तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक्स है, जब डिस्टेंस रहेगा एक्स रहेगा तो उस समय आप भी निकालिएगा। मान लो कि इस जगह पर अगर मान लिया जाए कि ए, इस जगह पर मान लो भी दे दे और भी इक्वल टू फार्मूला दे दे, मान लो 80 प्लस कुछ दे दे BT के स्क्वायर, मान लो ऐसे। जब यहाँ भी दिया रहेगा ना तो फिर आप यही सेम फार्मूला नहीं लगाना है। जब इस जगह पर भी रहेगा तो आपको दिमाग क्या लगाना, ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv/dt, तो उस समय फार्मूला क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dt, और इस जगह पर भी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो आपको ये समझ में आया कि x होगा तब क्या होगा, जब x रहेगा तो क्या होगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा तो dx/dt हो जाएगा। लेकिन जब a निकालिएगा a तो dv क्या हो जाएगा dt। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में x दिया है ना v दिया है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है x दिया है, इसलिए x का वैल्यू पुट करना v इक्वल टू dx/dt। लेकिन अगर v दिया रहेगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dt। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी 7 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो होता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग with uniform acceleration a, its velocity after n second is v, then velocity of the body in last 2 second is। तो देखिए ये जो फार्मूला दिया है वो Sn से दिया है, तो Sn के फार्मूला लिखिएगा, फिर Sn n-1 से जब निकालते हैं तो वहाँ क्या कीजिएगा n2 का वैल्यू रखिएगा, तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आएगा vn-1/n। आंसर क्या होगा 2 नंबर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि एक वस्तु विराम अवस्था के पश्चात एक समान त्वरण a के साथ चाल करती है। ठीक है, n सेकंड के बाद इसकी चाल भी तो अंतिम 2 सेकंड में, तो उस समय जो n का मान है ना, एक बार n रहेगा और एक बार n बराबर 2 रखना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें 9 नंबर में। अब 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकल अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंका जाता है। मान लो कोई फुटबॉल है और ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल ऊपर की दिशा में ऐसे करके फेंका जाता है। जब ऐसे करके फेंकते हैं तो फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु को जब हम लोग ऐसे करके फेंकेंगे ना तो सबसे पहले वो तो जाएगा, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाए उस फोर्स के कारण वो ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे उसको एयर जो होता है, एयर जो रेसिस्टेंस है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, रोकेगा। एक तो पृथ्वी का ग्रेविटी उसको खींचना चाहेगा नीचे की ओर, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचेगा।
समझे क्या बोले? तो धीरे 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 इसका क्या करेगा, उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे स्लो करके उसको रोक देगा। जैसे ही उसको रोकेगा तो उस जगह पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर द हाईएस्ट पॉइंट, जो मैक्सिमम जो पॉइंट होगा, उच्चतम बिंदु जो होगा उस जगह पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा क्या? शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सब की क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, ठीक, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सही नहीं है तो देखो सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये सही है। इसको कहते हैं सदिशों का, दो सदिशों का योग, यानी क्रम विनिमय नियम। हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि सदिशों का जो योग है, ठीक है, इनको प्रूव भी किए थे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पास अगर क्लास किया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है, ऐसे करके हम लोग दो वेक्टर लिए थे, एक a था एक b था, ऐसे करके इसको मिलाए थे, इसको c माने थे, इस दोनों त्रिभुज को ले करके इनको प्रूव किए थे। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये है क्या? तो ये क्या है? सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये सही है। ठीक है, कौन नहीं है सही? और a डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये भी सही है, ये डॉट प्रोडक्ट में है, गुणनफल में, ये भी सही है, ये भी क्रम विनिमय नियम है डॉट प्रोडक्ट के लिए। और ये देखिए a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, जब भी a क्रॉस बी, देखिए ये भी सही है, a माइनस बी ये, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा, आज में क्या बोले, और यहाँ क्या लगाते हैं, मान लिया जाए यहाँ एन कैप लगाते हैं। अब उल्टा जब जाएगा तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ माइनस एन कैप हो जाएगा। तो सोचिए जब हम LHS और RHS इनको और इनको बराबर करना चाहेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ माइनस होना चाहिए तब सही होगा। तो ये इसका मतलब गलत है। तो ये अगर गलत है, ये कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो सोचो कि ए से बी जा रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब ए से बी की ओर जा रहा है तो इनका डायरेक्शन क्या है? तो इनका डायरेक्शन एन कैप है। ठीक है, इनका डायरेक्शन क्या है? तो एन कैप है। तो जब ए से बी की ओर जा रहा है, जब ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इनका डायरेक्शन एन कैप है। सोचो जब बी से ए की ओर आएंगे तो एन कैप थोड़े ना होगा, एन के ऑपोजिट साइड में होगा, एन के विपरीत में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन। ठीक है, जैसे मान लो कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा डायरेक्शन आगे होगा, लेकिन जब उधर से आएंगे तो इधर डायरेक्शन थोड़ी ना होगा, इस साइड में डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसी तरह से जब हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो डायरेक्शन ऐसे हुआ, जब इधर से घुमाएंगे तो उसका उल्टा डायरेक्शन होगा, इसलिए यहाँ माइनस एन कैप हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आंसर क्या होगा, कौन सही नहीं है? तो आंसर होगा 3 नंबर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सही आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण सदिश, ठीक है, संबंधित होते हैं। इंग्लिश से क्या दिया है, द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी इन द यूनिफॉर्म द सर्कुलर मोशन ऑफ द रिलेटेड एज, द बोथ द इन द सेम डायरेक्शन द परपेंडिकुलर द ईच अदर, द बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन द नॉट द रिलेटेड टू द ईच अदर। क्या है कि वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश त्वरण सदिश के संबंधित क्या होता है? दोनों एक समान दिशा के साथ होता है? तो नहीं। दोनों विपरीत दिशा में होता है? नहीं। एक दूसरे से संबंधित नहीं होते? नहीं। आंसर क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एक समान वृत्तीय गति से चल रहा है, वृत्तीय गति से चल रहा है, तो वेग और त्वरण क्या होगा, यानी वेग और जो त्वरण होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और ध्यान दीजिए, ए लार्ज फोर्स इज द एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स, ठीक है, इम्पटेट इज इक्वल टू द चेंज इन,
किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, तो आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? तो देखिए, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन का दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है, जो इम्पल्स है वो मोमेंटम के बराबर होता है। यानी आप पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं संवेग जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आप 2024 और 2025 का अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में अपलोड कर दिए, आप जाकर के देख सकते हैं। आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देना है, ध्यान से सुनना है, इसमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ए सेल ऑफ मास इतना ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास इतना। ठीक है, अब कोई गन है, ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका हिंदी भी क्या है। देखिए इसका हिंदी भी यहाँ दिया है, देखिए यहाँ हिंदी भी है, इसको आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। देखिए 100 केजी द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला, ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि क्या है, यहाँ 100 क्या है? केजी है, और तोप से 200 ग्राम है, 200 केजी एक गोला इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है, तो वेग क्या होगा? तो दोनों का संवेग करेंगे, तो दोनों का जब संवेग होगा तो टोटल यहाँ मोमेंटम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा mv और एक हो जाएगा mv, दोनों का क्या कर लेंगे? 0 कर देंगे मोमेंटम। अब यहाँ क्या हो जाएगा? mv इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? v। अब यहाँ देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ से v निकालना है, तो क्या हो जाएगा? mv v। अब यहाँ जो मास है कितना दिया है? तोप का, तो तोप का कितना दिया है? इसको हम स्मॉल m माने हैं 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 200 हुआ, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? ऐसे करके हम डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 200 हुआ और 3 को 0 जब भी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसमें क्या है, ठीक है, वेग कितना है? तो देखिए 80 है, अभी कितना दिया है? तो 100, यहाँ क्या है? 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों और ये दोनों कट गया, ठीक है, अब ये गुना कीजिए 16 160 और 10⁻³ है, ये नीचे आ जाएगा 1 2 3, ये और ये कटा। अब देखिए 2 से काटिए, ये 50 हो जाएगा, ये 2 से काटिए, ये 8 हो जाएगा, 2 से काटिए, ये 25 हो जाएगा, 2 से काटिए, ये 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया? 4/25 डिवाइड कीजिए 0, ठीक है, या पॉइंट दीजिएगा 1 बार में जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया। 40 हो गया, 25 कितना हो गया? 30 40 15, यानी पॉइंट 150 यानी 6 बार में हो गया। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब मीटर पर सेकेंड है तो सोचिए क्या है। अब हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना मीटर है, 0.16 मीटर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो 0.16 इंटू 100 से इसको गुना कर देंगे, जैसे ही गुना कर देंगे 16, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, तो किसमें है? देखिए 1 नंबर में है, तो आंसर क्या होगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ, ठीक है, देखिए ये भी न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्स, द F1 द 2i cap minus 5j cap, the F2 vector the 3i cap minus 4j cap, the its velocity will becomes uniform under a third force the F3 vector in given by। क्या कहता है हिंदी से? देखिए कि इतना और इतना 2 बल है के अंतर्गत क्रियाशील है, तो तीसरे बल इतना है, इनका वेग एक समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ।
ठीक है, इसको नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, देखिए दो फोर्स का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा कि नेट फोर्स जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ एफ नेट फोर्स जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, F1 फैक्टर प्लस F2 फैक्टर। ठीक है, अब F1 फैक्टर का मान कितना है, तो F1 फैक्टर का वैल्यू आप जब देखिएगा कितना है, तो यहाँ दिया है 2i कैप, ठीक है, माइनस 5j कैप, ये हो गया। फिर प्लस F2 का मान कितना है, तो F2 का मान क्या है, तो 3i कैप, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 4, ठीक है, जे कैप, ये इसका वैल्यू दिया है। अब दोनों को जोड़िए, देखिए 2i, ठीक है, यहाँ दोनों को जोड़ना है, ठीक है, 2i और यहाँ 3i, तो क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 5i कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5j कैप और 4, तो क्या हो जाएगा 9j कैप। इतना हो गया, तो ये हो गया कितना, एफ नेट फोर्स इतना हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है कि F3 का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि एफ नेट फोर्स जो है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये कितना आया है, तो 5i कैप माइनस 9j कैप, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो F3 फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5i कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9j कैप। तो देखिए F3 का जो मान आया, ठीक है, F3 का जो मान आया वो माइनस 5i कैप प्लस 9j कैप, किस में है ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें है 4 नंबर में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, F1 और F2 को टोटल नेट फोर्स निकाल देना है, फिर उसको जोड़ करके इक्वल कर देना है, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, F माइनस 5i प्लस 9j कैप जो है इसका आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन flow is the 0.2, the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary is। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये फ्रिक्शन से दिया है। जब हम अभी का सिलेबस का बात करते हैं तो देखते हैं कि फ्रिक्शन इसमें नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जो कि सिलेबस में नहीं। हम अगर कोई मेरे पास पढ़ा होगा तो हम फ्रिक्शन भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 2023 में ये न्यूमेरिकल सेट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। और लास्ट में एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे जो 40 में 40 मिलाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा देख करके छोड़ दीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो जब भी देखिए एकांत में देखिए, शांत होकर के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, किसी बॉक्स एवं ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिसमें वो बॉक्स उसके फर्श पर स्थित बना रहेगा तो इतना दिया है। देखिए इसका इंग्लिश भी एक बार देख लेते हैं कि इंग्लिश से क्या दिया है। देखिए इंग्लिश से दिया है कि इसमें जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो दिया है, और क्या दिया है इसमें क्या निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है, एक्सेलरेशन इज द बॉक्स। देखिए तो इसको हमको कैसे निकालना है, कौन सा फार्मूला इसमें लागू करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि स्टैटिक घर्षण गुणांक। तो देखिए स्टैटिक घर्षण गुणांक जो होता है वो म्यू बराबर क्या होता है, तो F/R होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ से जब हम एफ निकालेंगे, यहाँ से जब एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर, और जब म्यू और आर बराबर क्या होता है तो एम जी। ठीक है, तो ये एफ आ गया। और हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, जब भी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक घर्षण गुणांक, तो स्टैटिक घर्षण गुणांक होता है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी बॉडी आगे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एफ इक्वल टू एम है। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन, इसको 1 माने इसको 2 माने, इस दोनों इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 1 और 2 से, ये दोनों एफ एफ समान है तो ये दोनों समान होगा। तो म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, ये एम और एम कट गया तो म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ देखिए तो ए इक्वल टू आया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा,
तो म्यू का मान क्या है 0.2, ठीक है। जी का मान कितना है 10, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 या 0.1, तो आंसर क्या होगा 2 मीटर सेकेंड पर -2, ठीक है। तो एक आंसर कितना आना चाहिए 2 मीटर सेकेंड पर -2। देखिए किस में है, देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, देखिए ये है, तो आंसर क्या होगा 1 नंबर होगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन से क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन कितना नंबर का था, तो ये क्वेश्चन 15 था, अब कितना होगा 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, द वर्क डन बाय ए बॉडी, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज रिजल्ट इन, ठीक है, क्या दिया है, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा क्या गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिणमित होता है। तो देखो घर्षण के विरुद्ध जो होता है किसके होता है, जब भी किसी बॉडी को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको कौन रोक रहा है, ठीक है, कौन रोकता है, गतिज ऊर्जा के ह्रास होती है, स्थितिज ऊर्जा के ह्रास होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा के लाभ होती है, स्थितिज ऊर्जा के लाभ। तो देखिए सबसे पहले तो लाभ होगा नहीं, ये दोनों गया, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि कोई बॉडी गति करेगा ना तभी जाकर के क्या होगा, घर्षण होता है। तो आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। जब भी कोई बॉडी को हम लोग फेंकते हैं ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है और उसको धीरे धीरे वो रोकता है, ठीक है। घर्षण का जब किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रब्ड किया जाता है तो उनको रोकने के लिए एक बल लगता है उनके विपरीत दिशा में, इसी विरोधी बल का नाम ही घर्षण बल। तो हमने बॉडी को फेंके, तो जैसी बॉडी को हमने फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के तो लॉस हो रहा है, उसको तो घटा रहा है ना। कौन घटा रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के संपर्क तल उसको धीरे धीरे रोकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बॉडी, ठीक है, constrained to move along the y axis is the subjected to a constant force इतना, ठीक है, the work done by this force in moving the body distance of 4 meter along the y axis is। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते इसका हिंदी क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी पिंड पर नियत बल इतना न्यूटन लगाकर उसे किसी निर्देश प्रणाली के अनुसार y अक्ष के अनुदिश गति कराने के लिए बाध्य किया गया है। उस पिंड को y अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या कार्य होगा, ठीक है, तो F है, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए जो कार्य का फॉर्मूला होता है W इक्वल क्या होता है, F इंटू एस, क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है। तो F इंटू क्या होता है, S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स का दिया है, यहाँ क्या है 4 मीटर है, तो 4 मीटर जो दिया है तो इसमें क्या है, देखिए फोर्स का जो मास वैल्यू है वो क्या है I कैप, ठीक है, क्या है प्लस है, क्या है 2J कैप, ठीक, प्लस क्या है 3K कैप, ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद डॉट है, कितना है 4। देखिए वो y में है, जब y में है तो एक x हो गया, तो x हो गया, ये y में है, जब ये y में है तो i j कैप हो जाएगा। भले ही हम अगर i j के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 4j कैप, क्योंकि वो y में है। तो x में अगर i है, ठीक है, अगर x में अगर i कैप है तो y में क्या होगा j कैप, इसमें अगर k कैप है तो ये y एक्सिस में है, तो जब y में है तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, ठीक है, 4j कैप। अब यहाँ देखिए इनको इनके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, सबके साथ गुना करना है, तो जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए माइनस i कैप डॉट, ठीक है, j कैप, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा 8 j कैप डॉट क्या हो जाएगा j कैप, फिर क्या हो जाएगा प्लस k कैप डॉट j कैप। तो i डॉट j का 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया, ये भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो बचा कौन, यहाँ j डॉट j, ठीक है, तो j डॉट j जो होता है ना इसका वैल्यू 1 होता है,
ठीक है। तो जे डॉट जे का वैल्यू कितना होता है, तो जे डॉट जे का वैल्यू 1 होता है। तो क्या बचा यहाँ, यहाँ क्या बच गया बोलो 8, क्या बच गया 8, तो आंसर क्या होगा 8। ठीक है, 8 जूल, तो आंसर क्या होगा 2 नंबर यानी 8 जूल होगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज क्या ध्यान देना है कि आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो देखिए आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है, तो आई डॉट आई, ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है कॉस थीटा, दोनों सेम है, आई डॉट आई है तो कॉस 0 डिग्री होगा 1 1, कॉस का 0, कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1, तो आई डॉट आई जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो सोचिए जे डॉट जे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और के डॉट के का भी वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए 1। तो आपको समझ में आया होगा एक फार्मूला निकलता है आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आई डॉट में, और आई डॉट आई डॉट आई डॉट के डॉट आई आई जे के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि एक रेन ड्रॉप है और ये 1 ग्राम है, ये फॉलिंग होता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ द 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 50 स्पीड दिया है, कितना इसका 50 मीटर पर सेकेंड। फिर रेसिस्टिव जो है फोर्स लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तो वर्क डन निकालने बोल रहा है। तो इसमें अब ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, चलिए इसका हिंदी भी देखते हैं कि हिंदी से क्या दिया है। देखिए हिंदी से भी देखिए, इसका ध्यान से देखिएगा हिंदी से क्या दिया है। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की एक बारिश की एक बूंद है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। यदि प्रतिरोधी बल उस बूंद की चाल के समानुपाती हो तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है और कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके दिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्या, 1 ग्राम द्रव्यमान की एक बारिश की एक बूंद है, वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर इधर। ठीक है, 1 केजी द्रव्यमान की बारिश का एक बूंद है और वो 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। ठीक है, और जब वो आती ऊपर से तो फिर क्या होता है, प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब वो 1 केजी द्रव्यमान की बारिश के बूंद वो 50 मीटर पर सेकंड से चाल से नीचे जमीन से गिरता है ऊपर से। ठीक है, जमीन से टकराती है। तो देखिए इसमें है क्या, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जो mgh। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक ग्राम है, तो 1 ग्राम को हम लोग केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगा। और जी का मान 10 होगा। कितना हाइट है, तो 50 मीटर पर सेकंड चाल से जमीन से इतना होती है, और प्रतिरोधी बल उस बूंद की चाल के समानुपाती है, तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया वर्क कितना होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई कितना है, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 मीटर में कितना होता है, एक मीटर। देखिए ये क्या होता है, एक क्या है किलो, एक क्या है किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए दोनों सेम है, तो देखिए कट गया, तो आंसर क्या आया 10, यहाँ तक जूल आया। ये क्या आया, इसका आंसर आया पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 10 जूल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से आ रहा है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है, जब वो, ध्यान दीजिएगा, जब वो आता है ऊपर से तो सबसे पहले जहाँ है बूंद तो वहाँ तो रुका हुआ, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, और जब वो आ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तन हम लोग निकालेंगे तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, के डॉट ई। ये क्या हो जाएगा, तो के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनर्शियल के लिए होगा। अब यहाँ देखिए जहाँ वो रेस्ट में था, इनर्शियल में था, स्टार्ट में था, स्टार्टिंग में, तो वो तो काइनेटिक क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो होता है के डॉट ई जो आई है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ बोलो, के डॉट ई, यहाँ क्या बचा फाइनल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, mv²। 1/2 क्या होता है mv²।
अब यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ देखिए मास कितना है, ठीक है। तो मास कितना है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो 10⁻³ हो गया। अभी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना है, देखिए वेलोसिटी कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 50 और यहाँ 50 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा 25, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब 50 क्या है यहाँ, तो क्या कीजिएगा 50 × 25 और 10⁻³ है, ये नीचे आ जाएगा, 1 2 3 गो जीरो कर दी, 10⁻³ नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 गो जीरो हो जाएंगे। अब 1 गो जीरो और 1 गो जीरो यहाँ काट दिए, इसको 5 5 25, यहाँ 5 10 20, 5 4 20 4 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 1 हो गया, कितना बचा 10, 8 हो गया, 8 × 2 20, 4 पंचे 20 25, इतना। अब इतना जो आया काइनेटिक एनर्जी, इतना जूल आया ये, ठीक है। तो 1.25 जूल ये आया काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए क्या है, जब वो आता है, पानी का बूंद जब ऊपर से आ रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्रेविटी, जो वो वर्क डन हो रहा है, तो वो WG है। अब फिर जो वो आता है तो उसको एयर भी तो पकड़ रहा है, तो टोटल जो वर्क नेट होगा, मतलब टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए, तो इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इतना हो गया, फिर इसमें क्या करना है, ठीक है, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल, ठीक है, नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा कि WG + WR, ये हो गया। तो टोटल जो वर्क होगा, वो जो काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी जो होता है वर्क के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कितना आया है, तो 1.25, और ये क्या WG, ये कितना आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, कितना है, तो 10 पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का, प्लस क्या हो जाएगा है WR। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, 1.25 - 10 = क्या होगा WR। रेसिस्टेंस के लिए क्वेश्चन में दिया है प्रतिरोधी बल द्वारा क्या क्या कार्य, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधी बल द्वारा क्या क्या कार्य, यानी प्रतिरोधी बल के द्वारा, मतलब ये क्या है, रेसिस्टेंस जो होता है उनके लिए। तो यहाँ 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, और फिर 25 - 8.75 क्या हो जाएगा जूल, ये बराबर कितना हो जाएगा WR। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इतना। किसमें है, ध्यान से देखिए, देखिए किसमें है, -8 पॉइंट, ठीक है, -8 पॉइंट, ठीक है, -8 पॉइंट, ठीक है, -8.75 किसमें है, तो 4 नंबर में है। आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर होगा। आज समझ में क्या बोले। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये कितना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, या आप लोग अगर देखते होंगे तो इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये कितना हो गया ये, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, यदि G = 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो तो प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। जैसे देखिएगा कि पानी को ऊपर उठाया जाता है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh फार्मूला लागू कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि इसका पावर जो होता है कितना है, यहाँ देखिए 2 किलोवाट, तो P का वैल्यू दिया है 2 किलोवाट, ठीक है। तो 2 हो गया, 1 किलोवाट में 1000 होता है, तो 10⁻³ कर सकते हैं, ये पावर हो गया इतना वाट का। चलिए को क्लियर हो गया। G का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ठीक है, प्रति मिनट, तो G का वैल्यू भी देखिए दिया है, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड पर -2, ठीक है, प्रति मिनट, 1 मिनट में टाइम भी दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, तो 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। और उसका देखिए ऊंचाई भी दिया है, तो h क्या दिया है, तो h क्या दिया है, h 10 क्या दिया है मीटर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, देखिए इतना तो दिया हुआ है, इतना हो गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला जो है क्या होता है कि P बराबर क्या होता है, तो W क्या होता है T, और W का फार्मूला क्या हो जाता है mgh क्या होता है T, और यहाँ P हो गया। अब यहाँ देखिए P का तो वैल्यू दिया है 2 × 10⁻³ कितना है 3, ठीक है, M दिया है मास, ठीक है, मास इसका निकालना है, G कितना दिया है 10, हाइट कितना दिया है, तो हाइट 10 दिया है, और टाइम क्या दिया है, टाइम 60, इतना हो गया। अब देखिए ये और ये देखिए हम लोग काट दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, M निकालना, तो M = क्या हो जाएगा 6 × 2 × 10⁻³ और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 10, ठीक है।
आप यहाँ देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फिर कैसे हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको काटिए, ये क्या हो गया 5, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 6 हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा कितना 5 तो है ये, और नीचे आ जाएगा कितना 1 2 3 को 0, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 को 0, 2 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 इंटू, ठीक है कहीं गलत लिखे, 6 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ यहाँ देखिए, ठीक है। इसका वैल्यू उठो थोड़ा सा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। m निकालना है तो क्या है 2, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है। यहाँ m है और g का मान कितना 10 है, और हाइट कितना दिया है 10, हाइट कितना दिया है 10, और टाइम क्या दिया 60, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम m निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम m निकालते हैं, यहाँ से अगर हम क्रॉस करके m निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 60 बाय क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 10 100, तो 100 हो गया। तो इसको और इसको काट दीजिए, एगो काट दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 को 0, 1 2 3 को 0, और नीचे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये 0 0 कट गया तो आंसर क्या आएगा 1 2 0 0 इतना। तो ये मास हो गया इतना kg, इसको लीटर में जब चेंज करेगा तो 1200 क्या हो जाएगा लीटर, आंसर क्या होगा 1200, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए 1200 लीटर, यानी आंसर क्या होगा 4 नंबर। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, और ये दोनों भी हम बता दिए। ये आगे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एलोंग, ठीक है, क्या है, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है, तो घूर्णन अक्ष, किसके होती है घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष की ओर होता है, किसके होता है घूर्णन अक्ष की ओर होता है, ठीक है। किसके होता है द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया था, व्हेन द टॉर्क द एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज 0 द व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विल बी कांस्टेंट, तो क्या होता है, तो इसमें क्या बोले, चलिए देखते हैं इसका हिंदी भी क्या है। देखिए हिंदी में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी में भी क्या दिया है, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से क्या नियत होगा, क्या नियत होगा, ठीक है। तो कोणीय संवेग, देखिए सबसे पहले इसको समझना है कि जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य है, जब बल आघूर्ण शून्य है तो निम्न में से क्या नियत होगा, क्या कांस्टेंट होगा, क्या बल होगा तो नहीं, क्या रेखीय आवेग होगा नहीं, क्या रेखीय संवेग होगा नहीं, ये लीनियर है, ठीक है। तो किसी निकाय पर बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण कब होता है, देखिए बल आघूर्ण जब भी होता है तो वो क्या होता है कोणीय में होता है, एंगुलर में होता है। तो जब भी बल आघूर्ण होता है, जब एंगुलर से होगा तो रिलेशन किसका होगा, एंगुलर से ही होगा, तो ना तो रेखीय रेखीय। तो देखिए अगर आप नहीं भी जानते हैं ना तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या दिमाग, देखिए बल तो होगा ही नहीं क्योंकि वो बल आघूर्ण है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि टॉर्क जो होता है अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या बोला कि शून्य है, तो dl बाय क्या होता है dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी क्या होगा कांस्टेंट। तो ये जो l क्या होगा, l क्या है कांस्टेंट है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण जो होता है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या है, टॉर्क इक्वल टू अगर 0 तो dl बाय dt इक्वल टू क्या 0, तो l जो कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के सदृश है। देखिए घूर्णन गति में अब कोई चीज घूम रहा है तो घूर्णन गति में क्या होगा, ठीक है, घूर्णन गति में क्या होगा, अगर घूर्णन गति में जो द्रव्यमान के जो है वो घूम रहा है तो क्या होगा जड़त्व आघूर्ण होगा, क्या होगा जड़त्व, ठीक है, क्या होगा तो जड़त्व आघूर्ण होगा। कैसे जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जड़त्व अगर आघूर्ण होगा तो कैसे होगा, ठीक है। घूर्णन गति में जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कैसे होगा, देखिए जब भी कोई वस्तु घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए बल आघूर्ण तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी परिभ्रमण त्रिज्या ये भी नहीं होगा, ठीक है, कोणीय संवेग भी नहीं होगा। तो जब घूम रहा है ना तो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े हैं, अभी समय कम है इसलिए नहीं बता रहे, जब भी थ्योरी में जाते जाते टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा कि जड़त्व आघूर्ण।
ठीक है, कि जड़त्व आघूर्ण किसे लिखा जाता है, आई, तो आई इक्वल टू क्या होता है, तो एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इससे हम लोग पढ़े हैं, बताए थे कि जब किसी दरवाजे के गेट को, दरवाजे जो होता है, गेट जो है उसको जब खोला जाता है, ऐसे करके खोलते हैं, तो उसमें भी समझाए थे कि क्या होता है, उसमें जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज पढ़ाई कि किसी नल को खोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ द मून्स द रोटेशन द अराउंड द अर्थ द नियरली 29 डेज ऑफ द मून्स द मास द वेयर द टू फोल्ड इट्स द प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर द थिंग्स रिमेन्स अनचेंज द पीरियड ऑफ द मून्स द रोटेशन वुड बी नियरली। देखिए क्या कहता है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल 29 यानी 29 दिनों के निकट है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान मान से दुगना कर दिया जाए तो शेष सभी कारक अपरिवर्तित हो तो चंद्रमा के घूर्णन काल का लगभग क्या होगा। जब इसको कांस्टेंट कर लेंगे, जब इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो उतने ही दिन रहेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 29। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें भी देखिए, ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि एम ठीक है, एम और एम द्रव्यमानों के दो गोले वायु में स्थित हैं तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। द्रव्यमानों के आसपास अवकाश स्पेस को अब विशिष्ट गुरुत्व 3 वाले एक द्रव्य से भर दिया जाता है, तो अब गुरुत्व बल क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बल एफ है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर क्या होगा एफ। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कितना नंबर हो गया 24, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 25 नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड द आर इज इट्स रेडियस द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इतना। देखिए इसमें क्या है कि यदि एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर इसकी त्रिज्या है तो गुरुत्व त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम थ्योरी में पढ़ाए हैं कि जी तथा जी में क्या संबंध है, एक होता है छोटा जी और एक होता है बड़ा जी। छोटा जी जो होता है वो क्या है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी गुरुत्व त्वरण, और जो बड़ा जी है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको पता होगा कि जो छोटा जी होता है ना उनका वैल्यू होता है कितना, तो 9.8 मीटर सेकेंड पर -2, अब बड़ा कैपिटल जो जी होता है उनका वैल्यू क्या होता है 6.67 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2 होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, जैसे जैसे कैपिटल जी जो है वो चेंज नहीं होता उसका मान, लेकिन छोटा जी जो होता है उसका मान चेंज हो जाता है, और उन्हीं के अनुसार जो होता है बॉडी का भार वेट, जैसे अगर मेरा 50 केजी है इस अर्थ पर तो जी का मान 9.8 के अनुसार हो रहा है, लेकिन फिर अगर हम मान लो विषुवत रेखा में चल जाएंगे, इक्वेटर पर चल जाएंगे तो फिर वहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, वहाँ कम हो जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा, डिपेंड करता है जी पर, डिपेंड किस पर करता है जी पर, कि जी का जो वैल्यू है कितना है, ठीक है। तो जब भी वेट होता है W तो वो डिपेंड करता है जी पर, जी के अनुसार ही होता है, भार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मान लो अगर सपोज करते हैं कि अगर उस जगह पर मान लो जी का मान अगर मान लीजिए कि 20 है, ठीक है, कहीं जी का मान अगर मान लो 10 है, तो जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है W इक्वल टू क्या होता है mg। तो जब W इक्वल टू mg होता है तो उन्हीं के सर वेट होता है, लेकिन वेट को पता लगाने के लिए, उसको जो वेट को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल, और वो फार्मूला क्या होता है R इक्वल टू mg। मतलब किसी भी वस्तु के भार को अगर जानना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु के भार को अगर जानना है तो हमें अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल लगाना होगा, यानी अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु के भार को जान सकते हैं, ठीक है। गांव घर में देखा होगा कोई बकरा वगैरह अगर मान लीजिए बेचता है या लेता है तो उसके गर्दन तो पकड़ करके उठाता है ऊपर, तो ऊपर क्यों उठाता है, देख करके भी तो बोल सकते इतना केजी का होगा, लेकिन उठाता है कारण क्या है कि उससे वो भले ही उसको फिजिक्स पता हो चाहे ना हो, लेकिन उस जगह पर वो फिजिक्स का जरूर यूज करता है, ठीक है। वो ऊपर उठा करके देखता है, तो ऊपर उठा कर देखता है मतलब वो, अगर हम लोग बोले अपना फिजिक्स के भाषा से तो बोल सकते हैं वो व्यक्ति भी उस बकरा को, ठीक है, वेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखने के लिए ऊपर के फोर्स लगाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी वस्तु का अगर भार जानना है तो हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर सब्जी भी लेना जाता है तो ऊपर तोलता है ऐसे करके, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या, तो उससे अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल से हम लोग पता करते हैं। किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का अगर उसका रियल भार जानना है तो W=mg करना पड़ता है। चलिए इसके बारे में समझ में आया होगा। अब जी तथा जी में जो है संबंध क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जी तथा जी में संबंध जो होता है वो क्या है। ठीक है, तो जी तथा जी में संबंध क्या होता है, तो देखिए जी तथा जी में जो संबंध है वो है क्या, तो जी इक्वल टू क्या होता है, तो जी एम बाय क्या होता है आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, सारा थ्योरी में पढ़ाए हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला से आता है, किससे आता है, दो फार्मूला से। फार्मूला का दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन का आता है कि गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक अनुपात में है। देखिए अब ये क्या कहता है, एम ई पृथ्वी का क्या द्रव्यमान है, ठीक है, और इसका आर किसका, इसका त्रिज्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का, आज में क्या बोले, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है, यहाँ जी है और यहाँ क्या है बोलो, ये जी, तो ये जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए एम ई बाई आर स्क्वायर, तो एम ई बाई आर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, देखिए इतना आ गया, या एम ई यहाँ लगा सकते हैं अर्थ के लिए, ये भी अर्थ के लिए लगा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द शेयर द मॉडुलस इज आल्सो नॉन एज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आंसर क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 26। देखिए अपरूपण हिंदी से भी दिया है, हिंदी से क्या दिया है, अपरूपण, अपरूपण गुणांक को डैश भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर द डिफेंड अपॉन, इसमें क्या बोले किस में होता है, तो ये जो ब्रेकिंग कर जाता है यानी प्रतिबल जो होता है, जो त्रुटि होता है, स्ट्रेस जो होता है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं ना, तो उस वस्तु के नेचर पर डिपेंड करता है। एक रबड़ को खींचिए, एक स्टील को खींचिए, तो स्टील को अगर खींचिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का इलास्टिसिटी होता है तो किसका होता है, तो स्टील का। तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसका होता है, तो स्टील का होता है। ठीक है, रबड़ का नहीं होता, बहुत बच्चा बोल देता है कि रबड़ का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टील का। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा ठीक है इलास्टिसिटी किसका होता है, इलास्टिसिटी किसी वस्तु का गुण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब इसको खींचते हैं तो खिंचाता है, लेकिन एक वो लिमिट के अनुसार, लिमिट के बाहर जाइएगा तो फिर टूट जाएगा। जिसमें क्या है तो क्या होगा, जैसे आंसर क्या होगा, तार की क्या होगा, पदार्थ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन वो क्या है, देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट व्हिच इज फ्लोटिंग इन ए pond of the man drinks some water from the pond, the level of water in the pond, इसमें क्या बोले, देखिए क्या कहता है, एक नाव है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। ठीक है, तैर रही है। यदि वो व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो तालाब में जल का स्तर क्या होगा। अब देखिए उसी में है वो, पानी अगर पी लेता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, द आफ्टर द टर्मिनल वेलोसिटी इज द रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ए विस्कोस फ्लूइड इज, क्या कहता है, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसको बोलते हैं, इज रीच्ड, ठीक है, पहुंचता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, फॉल मतलब गिरता है, फॉलिंग मतलब नीचे आता है, गिर रहा है, थ्रो ए विस्कोस। ठीक है, विस्कोस, देखो सबसे पहले यहाँ क्या चीज आता है कि विस्कोसिटी से श्यानता। अब ये श्यानता से क्वेश्चन दिया है, श्यानता से अगर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन अगर देगा कि बादल का बनना तो किसके कारण होता है, तो श्यानता के कारण होता है, नहीं विस्कोसिटी के कारण होता है। हम लोग का बॉडी का जो खून जो फ्लो करता है वो किसके कारण होता है, तो विस्कोसिटी। जो जितना ज्यादा तरल होगा, पतला होगा, उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि हम लोग के बॉडी का जो खून जो फ्लो कर रहा है वो विस्कोसिटी की वजह से कर रहा है। अगर मान लो खून गाढ़ा हो जाएगा, मोटा जाएगा, तो श्यानता बढ़ गया, श्यानता बढ़ा। जैसे हम लोग अगर फीस का बात करेंगे कि किसी का क्या बोलते हैं कि खून मोटा हो गया, यानी पूरा गाढ़ा हो गया, तो जैसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
लेकिन जब हम लोग फिजिक्स की भाषा से बात करते हैं तो बोलेगा इसका विस्कोसिटी बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एक डब्बा में मोबिल ले लीजिए, एक डब्बा में पानी ले लीजिए, आप दोनों को घुमा कर रखिए, देखिएगा डब्बा जो मोबिल वाला डब्बा होगा ना जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, जो घूम रहा है ना, तो ऐसे जब पानी ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोस फोर्स बोलते हैं, यानी इसको हिंदी से बोलते हैं श्यान बल। जैसे कोई बॉडी को जब हम लोग किसी सरफेस में फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर्षण बल लगता है, अब बॉडी को धीरे धीरे रोकता है, तो उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि पानी में भी जब पानी को ऐसे ऐसे घुमा करके छोड़ते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है? श्यान बल है। तो इसमें क्या होता है कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगा मान लीजिए, तो उसमें वो जल्दी रुक जाता है, क्योंकि श्यान बल जल्द स्पीड काम करता है, उसको रोकने में जल्दी रोकता है। जैसे एक छोटा सा पत्थर है, फेंकिएगा तो बहुत दूर तक जाएगा तो रुकेगा, लेकिन एक बड़ा पत्थर को फेंकेगा तो जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मास तो है लेकिन उसका जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो ज़्यादा काम करता है। अब इसमें देखिए क्या है कि समान वेग हासिल कर लेने के बाद पश्चात श्यान द्रव में गिर रही है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो जब भी वो गिर रहे हैं तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? तो 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का जो शीतलता का लॉ है उसी से रिलेटेड दिया है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की उष्मा हानि की दर माइनस डी थीटा बाई डी टी वस्तु तथा परिवेश के ताप अंतर डेल्टा टी इक्वल टी टू माइनस टी वन के अनुपाती होती है, तो यह कथन क्या है? देखिए इसमें क्या है कि जो डेल्टा टी है वो क्या है? टी टू माइनस टी वन। ठीक है, टी टू माइनस क्या है? टी वन। और इसमें क्या है कि माइनस डी थीटा बाई क्या है? डी टी है। तो इसमें क्या कहता है कि यह कथन किसके लिए है? तो ये जो कथन होता है, ठीक है, न्यूटन का जो शीतलता का नियम तुम पढ़ा होगा। देखिए इसके बारे में हम पूरा नहीं बता रहे हैं, इसमें क्या बोले, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो सिर्फ हम बता दें कि कहाँ से आया है। तो न्यूटन के शीतलता का नियम, आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन, तो विन का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, ठीक है, ये क्या है? ताप। ठीक है, जो प्लैनेट्स है, जो ग्रहों जो है, ठीक है, उनका क्या होता है? ताप को मेजरमेंट के लिए। तो विन का जो विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? 4 नंबर। तो विन का जो विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग द प्रोसेस इन करेक्ट फ्लो गिवन पीवी डायग्राम। देखिए इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए पीवी प्रेशर वॉल्यूम पीवी ग्राफ के लिए सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो इसमें क्या होता है? समदापीय प्रक्रम। क्या है? ये है। इसमें क्या है? इधर भी है, इधर क्या पी है, जिसका क्या होगा? समान प्रेशर जो प्रोसेस होगा, यानी आइसोबरिक जो प्रोसेस वो होगा। थ्योरी में पढ़ा है कि आइसोबरिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो मायर्स फार्मूला होता है, ठीक है, मायर्स फार्मूला होता है, जिसको हिंदी से हम लोग क्या बोलते हैं कि मेयर। ठीक है, मेयर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? CP माइनस CV इक्वल टू R। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो 26 तारीख को है। ठीक है, फीस का पेपर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CP माइनस CV इक्वल टू R। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R। आंसर क्या होगा? 3 नंबर आंसर होगा। CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, CP माइनस CV। ठीक है, क्या होगा? CP माइनस CV। देखिए कैसे चेंज करके क्वेश्चन दे दिया है, तो आंसर क्या होगा? 3 नंबर। CP माइनस CV इक्वल टू R। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए बॉयल्स लॉ में दिया है, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? आइसोथर्मल होता है। क्या होता है बॉयल्स लॉ में? क्या होता है? आइसोथर्मल। बॉयल का नियम किस प्रक्रम का पालन करता है? तो क्या कहता है? समतापीय प्रक्रम। क्या होता है? समतापीय प्रक्रम में होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं 35। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 35 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 जो क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं फिर इसका जवाब भी देते हैं। एक बर्तन, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। एक बर्तन, एक का आयतन,
ठीक है, एक आयतन है, दूसरे बर्तन बी से दोगुना है तथा दोनों में से एक ही गैस से भरी है। यदि बर्तन ए की गैस बर्तन बी की गैस की तुलना में दुगुना ताप एवं दाब पर है तो ए और बी में से गैस के अणुओं की अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन है तो इसका क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आयतन, तो ध्यान से सुनिएगा। ये भी एगो ए का है, ठीक है। फिर क्या होगा, पी ए का है प्रेशर का। फिर क्या है और क्या कहता है, देखिए ताप, ठीक है। एक क्या है, इसका ताप भी है, तो ताप क्या है, टी ए। अब इसको देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक एक करके ध्यान से देखिए। क्या है कि बी से दोगुना, ठीक है। अब दोगुना जब हो जाएगा तो टू, और यहाँ क्या हो जाएगा भी, यहाँ क्या हो जाएगा बी। यहाँ भी क्या है कि जो प्रेशर है उसका भी क्या है टू, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा पी, और इसका क्या हो जाएगा बोलिए, इसका भी बी, ठीक है। इसका भी क्या टू, इसका भी क्या हो जाएगा टी, इसका भी क्या हो जाएगा बी, दोगुना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये गैस के अणुओं में क्या अनुपात होगा। तो हम लोग गैस के फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है, तो समीकरण में हम लोग क्या पढ़े हैं, आदर्श गैस का समीकरण में हम लोग क्या पढ़े हैं बोलिए। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या पढ़े हैं, पीवी बराबर क्या पढ़े हैं, पीवी बराबर एनआरटी, क्या पढ़े हैं, पीवी बराबर एनआरटी। तो फार्मूला क्या होता है, दो के लिए ए और बी, तो हम ए के लिए निकालेंगे, ए के लिए जब ए के लिए निकालेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, पीवी बराबर क्या होगा एन आर टी। अब यहाँ देखिए पीवी बराबर एन आर टी, तो पीवी किसका है, पीवी बराबर एन आर टी जो होता है ए के लिए, तो सब में ए लगाएंगे, सब में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ भी ए लगाएंगे, इसमें भी ए लगाएंगे, इसमें भी ए लगाएंगे, ए लगा देंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया किसके लिए, ए के लिए। जब ये ए के लिए आ गया तो सोचिए बी के लिए क्या होगा। तो उसी तरह से बी के लिए जब हम लेंगे, ठीक है, बी के लिए जब लेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पी भी बराबर क्या हो जाएगा एन आर, ठीक है, टी। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा। तो पी भी बराबर क्या इतना हो गया, तो ये हो गया किसके लिए, ए, और किसके लिए हो गया, बी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों का क्या पूछता है कि अनुपात क्या होगा। अब अनुपात दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जब अनुपात निकालेंगे तो दोनों को भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे इस जगह पर, देखिए क्या लिखेंगे, तो P, ठीक है, A, और क्या लिखेंगे भी ए, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा P B, अब भी क्या हो जाएगा बी, बराबर दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, एन, ठीक है, आर, एन ए आर, और टी क्या हो जाएगा, ठीक है, टी क्या हो जाएगा ए, बाय क्या हो जाएगा एन बी, फिर क्या आर, और टी क्या हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए एक एक करके वैल्यू रखना है। सबसे पहले भी ए खोजिए कि भी ए कहाँ है, ठीक है, भी ए कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है पी ए, तो पी ए का मान क्या है, भी ए का मान क्या है, इसका वैल्यू रखना है। तो चलिए देखते हैं कि भी ए का मान क्या है और पी ए का मान क्या है। देखिए यहाँ पी ए का मान दिया है, तो पी ए का मान क्या है, तो यहाँ 2 दिया है, और यहाँ क्या दिया है 2 बी ए दिया है। चलिए आगे देखते हैं भी ए का मान क्या दिया है, तो 2 दिया है और भी बी दिया है। चलिए बाय। उसके बाद क्या है पी पी बी भी बी, तो पी बी 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 हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे पी बी हो गया, और नीचे क्या करेंगे भी बी हो गया। देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू रख दिए, कहाँ से वैल्यू रखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि भी ए और पी ए यानी आयतन का और प्रेशर का दोनों का जो वैल्यू है उसको रख दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ बराबर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ एन ए है, तो यहाँ लिखना है एन ए, ठीक है, एन ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है एन ए लिख दिए, फिर क्या है आर, तो आर लिखना है, फिर क्या है टी ए। अब टी ए का मान कितना है, तो टी ए का मान यहाँ लिख दीजिए 2 टी बी, ठीक है, बाय, फिर क्या है यहाँ भी क्या है एन बी, ठीक है, फिर क्या है यहाँ आर, फिर क्या है टी बी, तो टी बी की जगह टी बी यहाँ रख दीजिए। अब जो जो कट रहा है उसको काटिए पहले, ठीक है। तो देखिए टी बी और टी बी काटा, और आर काटा, कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए भी भी काटा, पी भी कटा। अब इस जगह पर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या लिखें, ठीक है। देखिए इस जगह पर क्या लिखें, इस जगह पर देखिएगा, इस जगह पर क्या लिखें, यहाँ देखिए 2 और 2 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है,
2 और 2 गुना की जगह क्या हो जाएगा 4, कुछ नहीं है तो 1, फिर बराबर, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 है तो एन ए, यहाँ 2 बचा और फिर क्या बचा एन बी, क्या बचा एन बी, क्या बचा एन बी। ठीक है, अब क्या है, ठीक है अब क्या है, तो ये 2 को और इस 2 को काटिए, 4 को काटिए, 2 हुआ तो देखिए क्या है एन, देखिए क्या है, क्या आया, ध्यान दीजिएगा क्या है, एन ए बाय एन बी इक्वल टू क्या होगा 2/1। तो देखिए इतना आएगा, ये दोनों का जो अनुपात है ये आएगा। आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका वैल्यू आया 2/1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2/1। देखिए किसी में ऑप्शन होगा 2/1 यानी 2:1, 2/1। देखिए बी नंबर में 2/1, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 2/1 आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 बाय क्या हो जाएगा 2 बाय, ठीक है 2 बाय क्या हो जाएगा, तो 2 बाय आंसर क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, 2 नंबर आंसर होगा 2/1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का फॉर्मूला लागू करके हम लोग बनाएं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या 36 में, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम ए है, एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो सरल आवर्त, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ ये मान लीजिए ऐसे है, ई जाएगा ऐसे, एक बार गया तो ये हुआ, फिर एक बार आया तो फिर ये हुआ, फिर एक बार इधर भी जाएगा तो ये होगा, फिर एक बार आएगा इधर ये होगा। तो क्या है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम ए है, आयाम ए है। ठीक है, एक आवर्तकाल में कण द्वारा, एक आवर्तकाल में, तो एक बार यहाँ से ऐसे जाएगा, एक बार फिर ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो क्या बार हो, एक बार गया आया, फिर गया फिर आया, ए क्या हो जाएगा 4a, आंसर क्या हो जाएगा 4a, आंसर क्या हो जाएगा बोलो 4a। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीएससी में भी पूछा था। इस बार अगर कोई आपका जान पहचान में होगा और अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स का है, ठीक है इस सेशन में, ठीक है जो जिसका इंटरनल एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन पूछा था, यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एसएचएम जो होता है इनका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितना होता है और कैसे होता है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं, क्योंकि आगे भी जाइएगा तो ये काम आएगा। अगर आप पार्ट 1 में अगर कोई मान लीजिए कोई मेरे पास पढ़ता है उसको तो हम समझाते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहता है बाद में, ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एसएचएम का। ठीक है, इसमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे फोर्स वाइब्रेशन है, डैम्प्ड वाइब्रेशन है, उसी तरह से एसएचएम का भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये क्या है, ठीक है ये जो क्वेश्चन ये है क्या, देखिए एसएचएम का क्वेश्चन है कि देखिए एसएचएम क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है जब इसको हम खींचते हैं ना तो एक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का नाम है डैम्पिंग फोर्स, और जब फिर बॉडी वापस आता है ना उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो मान लो जब खींचते हैं तो इसको मान लिया जाए यहाँ एक्स है, चलिए एक्स मानते हैं, एक्स खींची तो जो फोर्स लगाते हैं डैम्पिंग फोर्स, ठीक है और जो इधर फिर लाता है वापस जो डैम्पिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स है, तो वो रेस्टोरिंग फोर्स एफ और ये जो एक्स है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या कि माइनस में होता है। ठीक है, किस में होता है, माइनस में होता है। तो चलिए इसको कोई वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ठीक है कुछ भी वैल्यू इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए ओमेगा एक्स कुछ भी मान लेते हैं, चलिए इसको हम लोग के मान लेते हैं के एक्स। ठीक है, तो एफ इक्वल इतना हो गया। अब ये इतना हो गया, एफ इक्वल टू क्या वैल्यू इतना होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसका क्या हो गया, एक फार्मूला है ए इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई क्या होता है डी टी होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा डी बाई के डी टी हो जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़े हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब जब किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं तो डीवी, तो यहाँ डीवी जो होता है क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ डी टू एक्स इसको पढ़ा जाता है, ये डी गुना जो कीजिएगा तो यहाँ क्या पढ़ा जाता है बोलो, डी टू एक्स बाय क्या किया जाता है डी टी का स्क्वायर। यहाँ भी डी इसको नहीं कर देना है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो डी इसको नहीं कर देना क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। जैसे डिफ्रेंशिएट होता है
जैसे x चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसलिए t का स्क्वायर होगा, मतलब टाइम 2 बार ले रहा है। d का मतलब होता है कि अवकलन हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब ये क्या d2x/dt स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, तो F जो इक्वल टू है, देखिए F इक्वल टू क्या होता है ma, ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है ma। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए m हो गया, ठीक है, F इक्वल टू ma हो गया, और a का वैल्यू कितना आया है, तो आया है d2x बाई, ठीक है, dt का क्या है, dt का स्क्वायर आया है, हो गया, ठीक है। और यहाँ F बराबर क्या आया है, फोर्स ना है, तो माइनस kx, ठीक है। अब यहाँ k मान है, हो सकता है कि यहाँ देखिए ओमेगा माना है, तो हम इसको ओमेगा भी मान सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी। मान लीजिए इसका हम ओमेगा मान लेते हैं, चलिए ओमेगा मान लेते हैं, एक बार मेरे साथ ओमेगा मान ली। अब ओमेगा मान लिए, ठीक है, तो इसको ओमेगा, लेकिन इसको सबसे पहले क्या लीजिएगा, के ही लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर सपोज करके इसको हम लोग लाते हैं, इसलिए इस जगह पर हम लोग क्या मानेंगे, के ही रहने दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, अब ये हो गया, देखिए इतना आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा m, ठीक है, d2x बाय, ठीक है, dt का स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा kx इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए आया, देखिए यहाँ तक समझ में आपको आया होगा कि अब दोनों तरफ m से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो m से डिवाइड दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा m d2x बाय dt का स्क्वायर, और m से भाग देंगे, तो m और m कट गया। अब इधर भी m से भाग देंगे k, यहाँ m से भाग देंगे m से भाग देंगे, ठीक है, k, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो x, और यहाँ इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कि d2x बाय, ठीक है, dt का स्क्वायर, और k बाय ओमेगा, k बाय m जो है ना, k बाय जो m होता है, इसको हम लोग मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, इसको मानना पड़ता है k बाय, ठीक है, कांस्टेंट है, मानना पड़ता है k बाय m बाय ओमेगा स्क्वायर। तो इसको क्या मानेंगे, प्लस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यही आंसर होगा, देखिए यही आंसर होगा। तो आंसर आपका क्या आया, आंसर क्या आया, तो आंसर क्या आया, ये आया, क्या आया, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 0, ये आया। लेकिन इसमें देखिए किसी में है, देखिए कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें है। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को देखिए, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को उधर ले गया है, जैसे d2x है, तो क्या क्या है, क्या क्या इस जगह पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या क्या है कि d2x बाई डी टी का जो स्क्वायर है उधर ठेल दिया है, तो क्या है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि किस में है, अब आप बता सकते हैं कि किस में है, देखिए 1 नंबर में है। तो देखिए कितना, ये आपको हम थोड़ा सा प्रूव करके बता दिए, इसलिए बता दिए कि आगे जब जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा बीएससी में, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल और बता दी हमने। क्या बता दी इसका, ठीक है, कि डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीलेशन से दिया गया है, दोलन से दिया गया है, और ये क्वेश्चन आगे जाकर है, इसलिए हम समझा दिए, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 37। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है 38। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 38 में देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल इज द एक्सिक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दो चीज इसमें ध्यान देना है कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो एक होता है वेलोसिटी के लिए तो v मैक्स, ठीक है, तो v मैक्स मतलब v मैक्स का मतलब होता है कि जो वेग है, ठीक है, जो वेग है वो वेग का कितना हो जाएगा, जो वेग है वो हो जाएगा a ओमेगा, और एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे मैक्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा कि v मैक्स मतलब अधिकतम जो होगा a ओमेगा होगा, और अधिकतम जो उसका एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर। जब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, क्या निकालने बोल रहे हैं, अनुपात, ठीक है, जब इसका अनुपात निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब अनुपात निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात में निकालिएगा तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा ओमेगा। यानी जब इसको दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो ओमेगा आएगा। देखिए ऑप्शन किस में है, तो देखिए 3 नंबर में है, तो आंसर क्या होगा 3 नंबर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि एक v मैक्स है और ए मैक्स है, ठीक है, ए मैक्स मतलब जो त्वरण निकालिएगा उस त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा, और दोनों का जब रेशियो कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा ओमेगा।
चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए 39 में क्या है कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए ये जो है ना, ये लैम्बडा चेंज हो जाता है, कौन चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, आवृत्ति। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है, 40 नंबर में, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है, इसको आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या दिया है, वो a progressive wave is represented by the y equal to 5 sin 100 phi to the minus 2 phi x, the where the x and the y are the in meter and the t is in the second, the maximum velocity of the particle is। चलिए देखते इसका हिंदी है, ठीक है, इसका हिंदी से कहाँ दिया इसका हिंदी, चलिए इसको इंग्लिश से ही बता देते हैं। ठीक है, ये देख क्वेश्चन जो है वो है क्या, ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन जो है वो है क्या। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला के बेस पर जो होता है ये क्वेश्चन बनेगा, क्या है फार्मूला और किस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, इसका क्या पढ़े कि वी मैक्स, क्या पढ़े वी मैक्स, क्या पढ़े ए ओमेगा। ठीक है, ए ओमेगा तो रिप्रेजेंटेड बाय द, ठीक है, कितना दिया है 5। ठीक है, पहले का अक्षर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या दिया 100 पाई, ये सॉल्व कीजिएगा तो 500, ठीक है, पाई ऐसे समझ में मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा 500 पाई मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी दिक्कत लगेगा तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो होता है जो 26 तारीख के एग्जाम है, ताकि आपको मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 40 MCQ लाएंगे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलाने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन मैच कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहीं अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको हम हेल्प कर सकें। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद, आप अपना पढ़ाई कीजिए।